हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जिस लेसन को पढ़ रहे हैं उस लेसन का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। बच्चों, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में हम लोगों ने सभी फंडामेंटल टॉपिक्स को कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने स्पेशली हेलो एल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, जिसमें हमने SN1 SN2 SNI को कंप्लीट कवर किया था, और एलिमिनेशन रिएक्शन में जिसमें हमने E1 E2 E1 CV रिएक्शंस को कवर किया था, और भी तमाम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पूरी तरह से हेलो एल्केन्स के सीख लिए थे। बच्चों, मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बेसिकली दो तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन रहते हैं जो रिएक्शन बेस्ड रहते हैं, जो आप 12th क्लास में पढ़ते हो। रिएक्शन बेस्ड टॉपिक वो सब बच्चे कर लेते हैं जिन्होंने भी 12th क्लास को पास किया होता है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता है, क्योंकि उसमें सिंपल स्ट्रेट रिएक्शंस दी रहती हैं। बट जब उन्हीं क्वेश्चंस में थोड़ा सा मैकेनिज्म को इन्वॉल्व किया जाता है तो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाता है, और ऐसे क्वेश्चन सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में जो मैकेनिज्म का सेगमेंट था वो इन्वॉल्व करते हुए जो फंडामेंटल टॉपिक्स थे वो कवर कर दिए थे। जिन भी बच्चों ने उन वीडियोस को ना देखा हो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सीक्वेंस है, एक क्रम है। अगर आप उस क्रम में नहीं चलोगे तो चीज़ें समझ में तो आ जाएंगी, बट पेपर में या जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को दिक्कत महसूस होगी, या आपके अंदर एक प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है या इसका आंसर ऐसा क्यों आ रहा है, और आप उस आंसर को केवल ढूंढते रह जाओगे। अगर आप उनके एक्सरसाइज में सॉल्यूशन भी देखोगे तो वो सॉल्यूशन आपको कहीं हिट तो करेंगे, बट आप कंफ्यूज्ड रहोगे। और इन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने जो शुरुआती टॉपिक डिस्कस किए थे वो सभी बच्चे बहुत ईमानदारी के साथ देखें। आज हम लोग 1 मार्च को जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में हम आपको बता दें। आज हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की। मतलब एल्किल हैलाइड्स का हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखना है। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन वैसे तो अगर हम बोर्ड के एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, या कहें तो जो 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है उसको हम हल्का सा रिकैप करेंगे, तो विद इन 15 मिनट 15 मिनट में मैं वो सारी रिएक्शंस कवर अप कर दूंगा जो मैं यहाँ पर आज के पूरे फुल लेक्चर्स में बताने वाला हूँ। मीन्स 15 मिनट में भी वो चीज़ें ख़त्म करी जा सकती हैं, और देखो आप उसमें कितनी सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम डायरेक्टली उन टॉपिक की तरफ आते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जो हमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सीखने हैं उसमें हमें एल्किल हैलाइड में कौन कौन से एल्किल हैलाइड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखना है। सबसे पहला है एल्किल हैलाइड्स, सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों को सीखना है एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड मीन्स सिंपल RX। RX मीन्स मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं सिंपल एल्किल हैलाइड। इसमें क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन के साथ साथ ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनको भी हम लोग लेंगे, बट इनको हम बोलेंगे एल्किल हैलाइड। इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग सीखेंगे। जब हम इसको सीख जाएंगे तब हम बात करेंगे एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स आपको मैंने डिस्कस किया था कि जो डबल बॉन्ड कार्बन बनाते हैं उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, जो भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ये वाला कार्बन कौन सा है? एलाइलिक कार्बन। और जब इससे हेलोजन लगा होता है तो उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड्स भी हम लोग बनाते कैसे हैं, इनके बनाने का मेथड क्या होता है, हम इसको सीखेंगे। और एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड मतलब जो बेंजीन है उसे हम एरीन भी कहते हैं, और बेंजीन का H हटाकर अगर हम हेलोजन लगा दें तो इसको हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। तो हम लोग जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ने जा रहे हैं एल्किल हैलाइड की, तो वो कौन कौन से एल्किल हैलाइड हैं। सिंपल एल्किल हैलाइड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में भी बात करेंगे हम लोग बात करेंगे एलिल हैलाइड्स के बारे में, और हम लोग बात करेंगे एरिल हैलाइड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं। बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको
स्लाइड्स को पलटने से पहले मैं हल्का सा रिकैप कराते हुए आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी होंगी। देखो बच्चों, हमारे पास है एल्कोहल। आप सभी बच्चों को पता है एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। ठीक है, हमारा टारगेट है कि इस एल्कोहल को बदल दो किसमें, RX में, मीन्स एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर दो। एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने के बहुत सारे मेथड आप लोगों ने सीखे होंगे। देखो, पहला मेथड होता है कि आप रिएक्शन कराओ किसकी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। याद आ रहा है रिएक्शन? देखो रिएक्शन आप लोगों ने क्या पढ़ी होगी, ROH प्लस PCl5 बराबर से क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। याद होगा, सभी बच्चों को याद होगा। एल्कोहल की रिएक्शन जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। ठीक है, आप लोग इसका एक एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2OH, ये इसको बोलते हैं हम लोग इथेनॉल। इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल। अगर इस इथेनॉल की रिएक्शन हम किससे करा दें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH हट जाएगा, क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड। साथ में क्या बनेगा, फास्फोरिल क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, HCl। मतलब एल्किल क्लोराइड अगर हमको बनाना होगा, एल्किल क्लोराइड हमको बनाना होगा किससे, एल्कोहल से। तो एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए हमें किस रिएजेंट का यूज करना चाहिए, तो आप कहोगे सर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का यूज करो, तो फटाफट एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। आप चाहते या आपका रिक्वायरमेंट में अगर आप चाहो तो ज़रूरी नहीं है कि आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का यूज़ करो। आप चाहते तो आप यूज़ कर सकते थे ROH की रिएक्शन कराते, ROH की हम रिएक्शन कराते किसके साथ कराते, PCl3 के साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते, तो भी हमको क्या प्राप्त होता था, एल्किल क्लोराइड, और साथ में बनता था H3PO3, ऑर्थो फास्फोरस एसिड हम लोगों को प्राप्त होता है। ये भी मेथड है एल्किल क्लोराइड को बनाने का। इसको हम लोग एल्किल क्लोराइड बना सकते हैं। इस मेथड से आप एल्किल क्लोराइड बना सकते हो। इसी मेथड का अगर हम एक एग्जांपल देखें, सपोज दैट हमने मैथिल एल्कोहल ले लिया, या कहें तो हमने मिथेनॉल ले लिया। क्या ले लिया, मिथेनॉल ले लिया। और इस मिथेनॉल की रिएक्शन हमने किससे कराई, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराई, तो हमको क्या मिलता था, 3 मोल्स ऑफ CH3Cl, दैट मीन्स क्लोरोमीथेन या फिर मेथिल क्लोराइड मिलता है, और साथ में क्या मिलता है, H3PO3 ऑर्थो फास्फोरस एसिड। तो आपने एक और नतीजा, एक और निष्कर्ष निकाला कि अगर हम चाहें तो एल्कोहल को एल्किल क्लोराइड में बदलने के लिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, या चाहो तो ये यूज करो, चाहो तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ये यूज करो। दोनों ही मेथड से एल्किल क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। एक मेथड और पढ़ा होगा, देखो मैं आपको वो तीसरा मेथड भी ढूंढ के लाता हूं जो आपने पढ़ा हुआ है। मैं पहले वो चीजें बता रहा हूं जो आप लोगों ने बोर्ड लेवल में पढ़ी हुई है। देखो तीसरा मेथड आपने सीखा हुआ है कि हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड से। इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो ये हमारी डार्जन रिएक्शन होती है, ये हमारी डार्जन रिएक्शन है, और इस रिएक्शन से हमको मिलता है एल्किल क्लोराइड, साथ में SO2 और साथ में HCl, ये बनता है। ये बेस्ट मेथड है, ये एल्किल हैलाइड का बनाने का बेस्ट मेथड है। सबसे ज़्यादा अच्छा यही मेथड कहलाता है। क्यों कहलाता है कि क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में होने की वजह से रिमूव हो जाते हैं और हमें एल्किल क्लोराइड प्योर मिलता है। दूसरी सबसे बढ़िया बात है कि इसमें रिटेंशन मिलता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन
देखने के लिए मिलता है। रिटेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है। रिटेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपको पता है कि अगर एल्कोहल हमारा डी था तो जो हमारा एल्किल हैलाइड बनेगा वो भी कैसा होगा, डी। अगर ये एल था तो ये भी बनेगा एल। ये रिटेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है और इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो SNI टाइप की होती है और इस रिएक्शन को हम डार्जन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये भी एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड के बनाने का मेथड होता है। तो बच्चों, एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने का जो मेथड है वो PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से आप करा सकते हो। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात सोचो कि अगर हम सोचें कि हम यहाँ पर SOCl2 की जगह पर SOBr2 का यूज कराएं, थायोनिल ब्रोमाइड का यूज कराएं, तो ये कैसा होता है, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होता है, ये बहुत कम स्थायी होता है, जिसकी वजह से एल्किल ब्रोमाइड इस मेथड से नहीं बनता है। एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन इस मेथड से तो नहीं हो सकता है। अगर हम SOI2 ले लें तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये पाया नहीं जाता है, इसलिए एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन भी हम इस मेथड से नहीं कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। एल्किल क्लोराइड तो बना सकते हैं मगर एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड हम इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं PCl5 की। थोड़ी देर के लिए अगर हम सोचें कि क्यों ना इसकी रिएक्शन हम PBr5 से करा दें, तो बच्चों आपको बता दें PBr5 और PI5 ये दोनों अनस्टेबल होते हैं। ये दोनों नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं? क्योंकि Br- I- रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं और P+5 को P+3 में ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से PBr5 और PI5 एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड तो बन सकता है मगर यहाँ हम एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर हमें एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड बनानी है तो ये मेथड लगा सकते हैं। आप चाहते तो PBr3 का भी यूज कर सकते थे, आप चाहते तो PI3 का भी यूज कर सकते थे। ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं PBr3 और PI3। और एल्कोहल को अगर आप एल्किल क्लोराइड में बदलना चाहते हो तो PCl3 लगाओ, एल्किल ब्रोमाइड में बदलना चाहते हो तो PBr3 लगाओ और एल्किल आयोडाइड में बदलना चाहते हो तो PI3 लगाओ। आप ना तो PCl5 यूज कर सकते हो ना थायोनिल क्लोराइड को यूज कर सकते हो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड के बनाने में। तो ये तीन मेथड तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक मेथड और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मैं उस मेथड को भी थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं और उसके बाद आपको मैं आगे टॉपिक पर लेकर के आऊँगा। देखो बच्चों, एक मेथड आपने सीखा होगा कि हमने एल्कोहल की रिएक्शन हमने कराई किससे, रेड फास्फोरस प्लस हेलोजन से, रेड फास्फोरस प्लस हेलोजन से। अब बच्चों एक्चुअली होता क्या है उसको हम यहाँ पर करके देखते हैं। सबसे पहले हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो हेलोजन है वो मान लिया कि ब्रोमीन है, Br2 है, या आपको Br2 नहीं मानना है कोई दिक्कत नहीं है, आप Cl2 भी मान सकते हो। मैंने Br2 इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर हम फास्फोरस की वैलेंसी 3 यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमने ब्रोमीन को दिखाया था। देखो बच्चों, क्या होता है कि पहले जो फास्फोरस होता है वो रिएक्शन करता है क्लोरीन से और रिएक्शन से क्या बनता है, PCl3 बनता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है। अगर आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन यूज़ करते तो PBr3 बनता, आयोडीन यूज़ करते तो PI3 बनता, I5 नहीं बनता, Br5 नहीं बनता। हाँ, PCl5 बन सकता है मगर हमारी रिएक्शन जो बैलेंसिंग होगी वो PI3 से हम बैलेंस करने वाले हैं, इसलिए हमने PCl3 का इस्तेमाल किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो एल्कोहल है अब वो रिएक्शन करेगा किससे, PCl3 से। किससे रिएक्शन करेगा, PCl3 से। जो हमारा एल्कोहल है
जो हमारा एल्कोहल है वो रिएक्शन करेगा PCl3 से, और जब रिएक्शन करेगा तो हमको मिलेगा 6 मोल्स ऑफ RCl एल्किल क्लोराइड मिलेगा प्लस 2 मोल्स ऑफ H3PO3 ये मिलेगा। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें, इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम ऐड कर दें तो देखो बच्चों, ऐड करने के बाद हमारी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो किस तरह की आएगी। देखो PCl3 से PCl3 तो कट जाएगा, हमारी फाइनल इक्वेशन होगी 6 मोल्स ऑफ ROH प्लस 2P प्लस 3Cl2 इक्वल्स टू 6 मोल्स ऑफ RCl प्लस 2 मोल्स ऑफ H3PO3, ये इक्वेशन होगी। तो देखो आप चाहो तो Cl2 का यूज करके एल्किल क्लोराइड बना लो, आप चाहो तो Cl2 का यूज करके एल्किल क्लोराइड बना लो, Br2 का यूज करके एल्किल ब्रोमाइड बना लो, I2 का यूज करके एल्किल आयोडाइड बना लो। इसलिए इस रिएक्शन को हम जनरल वे में लिखें तो 6 मोल्स ऑफ ROH प्लस 2P प्लस 3X2 गर्म करने पर, हीट करने पर हम लोगों को मिलता है 6 मोल्स ऑफ RX प्लस 2 मोल्स ऑफ H3PO3। तो देखो ये हमारे पास एक और मेथड है कि एल्कोहल को अगर हम रेड फास्फोरस और X2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोगों को एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। ये हमारे पास एक मेथड नंबर 4 है। बाई प्रोडक्ट्स क्या बनता है वो आपके सामने दिख रहा है। इसको कंप्लीट वे में कैसे लिखते हैं वो हमने आपको बता दिया है। ये हमारा 4th मेथड और प्रिपरेशन है। एल्कोहल से अगर हमें हेलो एल्केन बनाने हैं तो हम इतने मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। एक मेथड और भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, उस मेथड को हम लोग और देखते हैं। देखो यहाँ देखो, अगर हमारे पास एल्कोहल है, बच्चों ध्यान से देखना, अगर हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, ये हमारे पास एल्कोहल है। अब ये एल्कोहल हो सकता है 1 डिग्री एल्कोहल हो सकता है, ये एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल हो सकता है, और ये एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल हो सकता है। तीनों एल्कोहल में से कोई भी एल्कोहल हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। हम यहाँ पर एल्कोहल की बात कर रहे हैं। अगर हम इस एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा दें, HCl के साथ, HCl के साथ करा दें तो हम लोगों को कैटलिस्ट यूज करना पड़ सकता है जिसका नाम होता है एनहाइड्रस ZnCl2। अगर हम एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ एल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तो भी हम लोगों को एल्किल क्लोराइड मिल जाता है, एल्किल क्लोराइड मिल जाता है। और ये एक और मेथड है एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड को बनाने का, ठीक है। ध्यान से समझना, एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए हम HCl का यूज़ करते हैं और हम एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ये भी एक मेथड होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है और जो एनहाइड्रस ZnCl2 है जिसको हम कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट जो होता है वो यूज़ होता है टेस्ट ऑफ एल्कोहल में। किसमें? टेस्ट ऑफ एल्कोहल में। टेस्ट ऑफ एल्कोहल में किसका इस्तेमाल होता है? ल्यूकास रिएजेंट का यूज़ होता है। और जो ल्यूकास रिएजेंट हैं वो डिफ्रेंशिएट करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में। कैसे? देखो, ल्यूकास रिएजेंट में अगर हमारे पास 3 तरह के एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है, एक हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल है, और एक हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? ल्यूकास रिएजेंट से। किससे कराते हैं? ल्यूकास रिएजेंट से। तो ये क्या रखता देता है? ये देता है इंस्टेंट टर्बिडिटी। इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है। मींस ये जो रिएक्शन है ये बहुत फास्ट होगी,
जैसे हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है, हम उसको टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह दिखता है। हमने अगर इसमें ल्यूकास रिएजेंट डाला तो तुरंत धुंधला धुंधला उसमें वाइटिश टाइप का, प्रेसिपिटेट टाइप का दिखने लगेगा। प्रेसिपिटेट नहीं हुआ एग्जैक्टली, धुंधलापन उसमें दिखने लगेगा। तो कहते हैं कि टर्सरी अल्कोहल जो ल्यूकास रिएजेंट के साथ हैं वो बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं और इंस्टेंट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं किसकी, ल्यूकास रिएजेंट की, तो टर्बिडिटी मिलती तो है बट इस टर्बिडिटी को मिलने में 5 से 10 मिनट लगता है। तो आप लिखोगे आफ्टर 5 to 10 मिनट वी गेट टर्बिडिटी व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट। और अगर हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो नो टर्बिडिटी, कोई भी टर्बिडिटी देखने के लिए नहीं मिलती है नॉर्मल टेम्परेचर पर। हाँ, अगर आप हीट करते हो तो रिएक्शन हो सकती है, बट नॉर्मल टेम्परेचर पर प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, कोई भी टर्बिडिटी देखने के लिए नहीं मिलती है। तो प्राइमरी में टर्बिडिटी देखने के लिए नहीं मिल रही है, सेकेंडरी में 5 से 10 मिनट लग रहा है और टर्सरी में ल्यूकास रिएजेंट मिलाते ही टर्बिडिटी आ जाती है। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए हम ल्यूकास रिएजेंट का यूज़ करते हैं। जो ल्यूकास रिएजेंट है, जब हम उसकी रिएक्शन कराते हैं तो वो जो रिएक्शन होती है वो एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, उस सब्स्टिट्यूशन का जो टाइप होता है वो होता है SN1। मतलब जो ल्यूकास रिएजेंट की जो रिएक्शन होती है अल्कोहल के साथ वो किस कैटेगरी में जाती है, SN1 रिएक्शन में जाती है। और SN1 रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा ही है कि जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतनी बढ़िया SN1 रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी। तो आप बताओ, टर्सरी अल्कोहल जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्सरी कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए जो ल्यूकास रिएजेंट है वो टर्सरी अल्कोहल के साथ फास्ट रिएक्शन देता है। सेकेंडरी में सेकेंडरी अल्कोहल लेने पर सेकेंडरी कार्बोकैटायंस बनेगा, ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकैटायंस जो होते हैं उसके लेस स्टेबल होने की वजह से सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट तो करते हैं बट इसमें 5 से 10 मिनट का समय लगता है टर्बिडिटी को मिलने में। और प्राइमरी अल्कोहल जब रिएक्ट करते होंगे तो वो प्राइमरी कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन करते होंगे। प्राइमरी कार्बोकैटायंस अनस्टेबल होते हैं या कहें तो बहुत कम स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं बनते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में वो कार्बोकैटायन प्राइमरी वाले नहीं बनते हैं। और ल्यूकास रिएजेंट ऐसे प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता होगा, टर्बिडिटी नहीं आती होगी नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो बच्चों, आपने इस तरह से देखा कि हमारे पास 5 मेथड हैं। आप चाहो तो अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराओ, PCl3 से कराओ, SOCl2 से कराओ, रेड फास्फोरस हेलोजन के साथ कराओ, या फिर आप चाहो तो HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 या कहें तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराओ। आप पांचों में से कोई भी मेथड आप यूज़ करोगे तो आप पाओगे कि अल्कोहल कन्वर्ट हो जा रहा है एल्किल हैलाइड में। अब एल्किल हैलाइड हमें कौन सा बनाना है, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड या एल्किल फ्लोराइड। इन पांचों मेथड में कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो एल्किल फ्लोराइड बना के दे दे। ये पांचों मेथड एल्किल फ्लोराइड बनाने में इस्तेमाल नहीं होते हैं। एल्किल क्लोराइड आप बना सकते हो, सभी से नहीं बना सकते हो मगर अधिकांश से बना सकते हो। एल्किल ब्रोमाइड भी आप बना सकते हो, एल्किल आयोडाइड भी आप बना सकते हो, सभी से नहीं बना सकते हो मगर कुछ एक से बना सकते हो। कहाँ किसको बना सकते हो, किसको नहीं बना सकते हो, वो मैंने अभी आपको डिस्कस किया हुआ है। मगर हाँ, ये बात कंफर्म है कि एल्किल फ्लोराइड आप इन पांचों मेथड से नहीं बना सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इंटर लेवल में पढ़ी हुई हैं। मैं एक स्लाइड में इन सारी चीज़ों को लेकर के आ रहा हूँ। आप देखें, ये सारी चीज़ें एक ही स्लाइड में मैंने रख दी हैं और सब आपका डिस्कस किया हुआ है बोर्ड लेवल में, और हमें लगता नहीं है कि इसमें आपको कोई दिक्कत हो रही होगी। ये चीज़ आपको बड़े आसानी से समझ में आ गई होगी। ये चूँकि
काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। तो आपने क्या देखा, आपने ये सारी चीज़ें जो मैंने समराइज वे में यहाँ लिखी हुई हैं, मैं और अगर समराइज करने की कोशिश करूँ तो आप कहोगे कि अगर हम चाहें तो अल्कोहल की रिएक्शन, PCl5 से करा के RCl बना सकते हैं। PX3 फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ करा करके RX बना सकते हैं। SOCl2 के साथ करा के डार्जन रिएक्शन लगा करके एल्किल क्लोराइड बना सकते हैं। रेड फास्फोरस और X2 के साथ रिएक्शन करा के हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। और हम चाहें तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl की रिएक्शन करा सकते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो भी हम रिएक्शन में एल्किल क्लोराइड बना सकते हैं। जहां मैंने एल्किल क्लोराइड बनाया वहां केवल एल्किल क्लोराइड ही बनता है, मगर जहां मैंने RX लिखा है वहां एल्किल क्लोराइड भी बन सकता है, एल्किल ब्रोमाइड भी बन सकता है और एल्किल आयोडाइड भी बन सकता है। इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl को हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, और इसका यूज जो होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने में होता है। टर्सरी एल्कोहल में एनहाइड्रस ZnCl2 अगर आप नहीं भी लेते हो तो भी डायरेक्टली रिएक्शन हो जाती है HCl से। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल में एनहाइड्रस ZnCl2 को लेना कंपलसरी होता है, ये बात तो पक्की ही है। और प्राइमरी नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन करते भी नहीं है। ये जो रिएक्शन है ये SN1 के थ्रू होती है। जो SOCl2 के साथ जो रिएक्शन है इसमें इन्वर्स रिटेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है, डार्जन रिएक्शन कहलाती है, SNI मैकेनिज्म से होती है। और बाकी इन मेथड्स में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्जन देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ इन्वर्जन देखने के लिए मिलेगा अगर आप PCl5 या PCl3 या फिर रेड फास्फोरस और X2 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो। तो ये सारा मेथड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और इस सारे मेथड को मैंने यहाँ पर एक बार रिकॉल कर दिया। अब बच्चों फटाफट देखो, आपको 2 मिनट नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें मैं स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ। देखो, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने हैं, रिएजेंट कौन कौन से यूज होते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का मतलब होता है HX। HX का मतलब HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HI भी हो सकता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड HX का यूज कर सकते हो। फास्फोरस हैलाइड्स का मतलब है PX3 भी यूज कर सकते हो, PX5 भी यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं फास्फोरस हैलाइड। और थायोनिल क्लोराइड मैंने बताया है SOCl2। तो इन चारों रिएजेंट्स का यूज करके आप एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये समरी है जो मैंने अभी आपको समझाई है। अब देखो एक एक करके, अगर हम इस एल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ करा दें तो एल्किल क्लोराइड बनता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें, ये जो मैकेनिज्म देखें ये SN1 के थ्रू भी होती है और SN2 के थ्रू भी होती है। अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड है तो SN1 के अनुसार ये मैकेनिज्म होगी, और अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो SN2 के अनुसार मैकेनिज्म होगी। SN1 और SN2 तो मैंने आपको बताया ही है, लिखा भी है। टर्सरी एंड सेकेंडरी में SN1 मैकेनिज्म लगती है और प्राइमरी में SN2 मैकेनिज्म देखने के लिए मिलती है। खैर मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हो तो हम ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, फिर भी देखते हैं कि HCl रिएक्ट कैसे करता है। सबसे पहले जो एल्कोहल होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने टर्सरी एल्कोहल की रिएक्शन, देखो यहाँ पर ये जो एल्कोहल है ये हमने टर्सरी एल्कोहल लिया। टर्सरी एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम HCl से कराएं तो 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले HCl से जो H मिलेगा वो एल्कोहल से जुड़ेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटोनेशन। और जब प्रोटोनेशन हो जाएगा तो OH बदल जाएगा OH2 प्लस में, हाइड्रोनियम आयन में बदल जाएगा, हाइड्रोनियम आयन में बदल जाएगा। और हाइड्रोनियम आयन जो है मीन्स H2O जो है वो बेटर लीविंग ग्रुप होता है, तो वो टूटने से सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा। और जब कार्बोकैटायन बन जाएगा तब उसमें Cl- अटैक करेगा,
और Cl- जब अटैक करेगा तो हमें एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ये इसकी मैकेनिज्म है। देखो फटाफट, ये अल्कोहल है, HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, H+ जुड़ रहा है, हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। इसके बाद अगले स्टेप में देखो, प्रोटोनेटेड जो हमारा हाइड्रोनियम आयन था वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये बेटर लीविंग ग्रुप है, ये हट जाएगा। और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, देखो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता हुआ हमें सेकेंड स्टेप में दिख रहा है। और फिर जो थर्ड स्टेप है उसमें जो कार्बोकैटायन है उस पर अटैक होगा किसका, Cl- का, फ्रंट साइड से बैक साइड से, एंड फाइनली हमको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल थर्ड स्टेप में होगा और फाइनली हम लोगों को एल्कोहल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। अब देखो यहाँ पर आपको बता दें कि जो HCl हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज़ करते हैं। नंबर 1 याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl ही यूज़ करते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम डाइल्यूट HCl यूज़ करेंगे तो डाइल्यूट HCl में वाटर की कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से जो Cl- है वो H2O के द्वारा सॉल्वेटेड हो जाएगा और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी। Cl- की न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाने की वजह से वो बेहतर SN1 रिएक्शंस को प्रोसीड नहीं करेगा, इसलिए हम वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl का यूज़ करते हैं या ड्राई HCl का यूज़ करते हैं। डाइल्यूट HCl का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं इस रिएक्शन में। ये आपको बात याद रखनी चाहिए। आपको दूसरी बात हम और बता दें कि अगर हमारा एल्कोहल टर्सरी है तो केवल आप HCl मिलाओ, रिएक्शन हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिलाओ, रिएक्शन हो जाएगी। मगर यदि हमारा एल्कोहल प्राइमरी और सेकेंडरी है तो केवल HCl मिलाने से, केवल कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिलाने से रिएक्शन नहीं होगी। तब हमको एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और वो कैटलिस्ट होगा एनहाइड्रस ZnCl2, जो यहाँ लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है, डाइल्यूट HCl इज नॉट यूज्ड because Cl- get hydrated and its nucleophilicity gets decreased. Thus dry HCl और concentrated HCl is used. इसलिए हम लोग ड्राई और concentrated HCl का यूज़ करते हैं। लिखा है in case of tertiary alcohol the reaction is conducted by simple shaking the alcohol with concentrated HCl at room temperature। मतलब टर्सरी में केवल आप concentrated HCl मिला भर दो, रिएक्शन हो जाएगी और टर्बिडिटी देखने के लिए मिलेगी। बट द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर्ड ए कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, ZnCl2। अब देखते हैं आगे। यहां देखो, जब टर्सरी अल्कोहल होगा तो रिएक्ट विदाउट ZnCl2, ZnCl2 की जरूरत नहीं है। और अगर हमारा अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है तो ZnCl2 का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के रिएक्शन होगी और एल्किल क्लोराइड बनेगा। अब एल्किल क्लोराइड में R एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप मेथिल एथिल कुछ भी हो सकता है। ये स्लाइड्स में आपको दिख रहा होगा। अब देखते हैं आगे। आपको पता है रिएजेंट HCl और ZnCl2 जो कि एक लुईस एसिड है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट, और इस रिएजेंट को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। आपको पता है जो ZnCl2 और HCl का जो मिक्सचर है इसको हम लोग ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, और ल्यूकास रिएजेंट OH को हटाकर हेलोजन ग्रुप लगा देता है, Cl ग्रुप लगा देता है, और इस Cl ग्रुप के बनने की वजह से ये बन गया। ये वाटर में सॉल्युबल, देखो एल्कोहल तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मगर जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट मिलाते हैं ये एल्किल क्लोराइड बन जाता है। ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ टर्बिडिटी देखने के लिए मिलती है। तो ये रिएक्शन है, ये डिटेक्शन में या कहें तो डिफरेंशिएशन में यूज़ होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में। अब एक्चुअली ल्यूकास रिएजेंट रिएक्ट कैसे करते हैं, उसकी मैकेनिज्म है कि जो अल्कोहल का जो O है जिसके पास लोन पेयर होता है वो एनहाइड्रस ZnCl2 या कहें तो लुईस एसिड के साथ कंबाइन करता है और एक इस तरह से इंटरमीडिएट बनाता है, और फिर कार्बोकैटायन बनता है, और फिर कार्बोकैटायन पर अटैक होगा Cl- का और इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। ये मैकेनिज्म है, आप लर्न करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखा हुआ है, ल्यूकास रिएजेंट इज यूज फॉर डिफरेंशिएटिंग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ल्यूकास का।
देखो, फॉर टर्सरी एल्कोहल turbidity appears immediately after the addition of Lucas reagent। अगर टर्सरी में ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे तो तुरंत टर्बिडिटी आएगी। फॉर सेकेंडरी एल्कोहल इट टेक्स मोर टाइम देन टर्सरी एल्कोहल, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और प्राइमरी एल्कोहल्स डू नॉट गिव टर्बिडिटी इवन आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, काफ़ी समय तक वेट करने के बाद भी उसमें टर्बिडिटी नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आती है। लिखा है कुछ ऐसे भी प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं, देखो प्राइमरी एल्कोहल टर्बिडिटी नहीं देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, ये लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में। मगर फोर्थ पॉइंट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि अगर ऐसे कोई प्राइमरी एल्कोहल हैं जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं तो वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी दे सकते हैं। जैसे एल कार्बोकैटायन अगर बन जाए, बेंजिल कार्बोकैटायन आपको बन जाए, साइक्लोप्रोपिल कार्बोकैटायन यदि कभी बन जाता है तो वो स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। और जब कभी भी प्राइमरी कार्बोकैटायन अगर बने और वो स्टेबल हो तो फिर वहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट के साथ टेस्ट आने लगता है। तो आप बच्चों एक दो बातें याद रखो। पहली बात याद करो, ये जो ल्यूकास रिएजेंट है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर, इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। दूसरी बात आप याद रखो कि इसको यूज़ कहाँ करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। तीसरी बात आप याद रखो कि प्राइमरी एल्कोहल नॉर्मल टेम्परेचर पर ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, सेकेंडरी 5 से 10 मिनट बाद रिएक्शन करते हैं और टर्बिडिटी देते हैं, और टर्सरी इंस्टेंट तुरंत ल्यूकास रिएजेंट के मिलाने के साथ ही टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो टर्सरी मोर रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट, सेकेंडरी कम रिएक्टिव होते हैं और प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा नहीं है कि प्राइमरी एल्कोहल टर्बिडिटी नहीं देते हैं। हाँ, कभी कभी प्राइमरी एल्कोहल जो कार्बोकैटायन बनाते हैं वो टर्बिडिटी दे सकते हैं, बशर्ते उन्हें स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना चाहिए। तो आप याद रखो कि यदि कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तो ल्यूकास के साथ टेस्ट आएगा, अदरवाइज ल्यूकास एल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को आप देख ही सकते हो, प्राइमरी एल्कोहल्स that can form stable carbocation give instant turbidity in the Lucas test. Since allylic, cyclopropyl and benzyl carbocations form stable 1 degree carbocations, they give instant turbidity. इनमें instant turbidity आती है, भले ये प्राइमरी हैं मगर फिर भी इनमें instant turbidity आती है क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकैटायंस की कैटेगरी में आते हैं। अब देखो वही लिखा हुआ है, 3 डिग्री ल्यूकास के साथ इंस्टेंट टर्बिडिटी देते हैं, सेकेंडरी ल्यूकास के साथ टर्बिडिटी देते हैं 5 से 10 मिनट में, और 1 डिग्री नो टर्बिडिटी, नॉर्मल टेम्परेचर पर टर्बिडिटी नहीं आती, गर्म करना पड़ेगा तब जाके टर्बिडिटी यहाँ देखने के लिए मिलेगी। अब बच्चों देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ल्यूकास टेस्ट। यहाँ देखो ये एल्कोहल है, ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, ये अगर OH निकल जाएगा तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा, ये अगर निकल जाएगा तो ये बेंजिल कार्बोकैटायन बनेगा। ये तीनों कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं, इसलिए ये तीनों ल्यूकास रिएजेंट के साथ टेस्ट देंगे। मगर यहाँ पर OH निकलेगा तो दिख तो रहा है कि ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, बट एक्चुअली ये टर्सरी कार्बोकैटायन के साथ साथ ब्रिज हेड पर बनने वाला कार्बोकैटायन है, और ब्रिज हेड पर कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होता है। ध्यान से समझना बच्चों, ब्रिज हेड क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक रिंग है, इस रिंग में हमने एक ब्रिज बना दिया और ये ब्रिज ऐसा है कि ये 2 रिंग का फॉर्मेशन करेगा। देखो एक रिंग तो ये वाली है जिस पे मैंने ग्रीन कलर का पेन चलाया हुआ है, और एक दूसरी रिंग है, ये देखो दूसरी रिंग है हमारी ये वाली, ये हमारी सेकेंड रिंग है। तो 2 रिंग में से जो कार्बन कॉमन होते हैं, 2 रिंग में एक कार्बन ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, ये कार्बन देखो कॉमन है ना, कॉमन का मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहां से 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन पर कभी भी कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन अनस्टेबिलिटी लेके आता है। तो वैसे दिख तो रहा है कि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, मगर ये ब्रिज हेड कार्बोकैटायन बनेगा जो अनस्टेबल होता है, इसलिए ल्यूकास जो है वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और आपसे यही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ल्यूकास टेस्ट, तो यही जो है वो ल्यूकास टेस्ट नहीं देगा।
एक और देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ल्यूकास टेस्ट। बच्चों ये देखो, फिनॉल है, टेस्ट नहीं देगा। ये ईथर है, ये टेस्ट नहीं देगा। ये एल्डिहाइड है, ये टेस्ट नहीं देगा। ये एल्कोहल है, ये टेस्ट देगा, क्योंकि ल्यूकास के साथ टेस्ट कौन देता है? एल्कोहल। तो एल्कोहल तो यही है, तो यही एल्कोहल के साथ टेस्ट देगा। बाकी तो एल्कोहल ही नहीं है, तो ये टेस्ट नहीं देंगे ल्यूकास के साथ। अब देखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल बनाने के मेथड्स की बात हम कर रहे हैं। हमने HCl का यूज़ किया। आप चाहो तो HBr का भी यूज़ कर सकते हो। HCl का यूज़ करोगे तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है एनहाइड्रस ZnCl2 की। HBr थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए यहाँ कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप चाहो, अगर आपको कैटलिस्ट लेना ही है, थोड़ा सा रिएक्शन को स्पीड अप करना है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया जा सकता है, जो प्रोटोनेशन में थोड़ी बहुत इसकी मदद कर देगा और रिएक्शंस को शो करेगा। तो एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप HCl की जगह HBr के साथ कराओगे तो वैसे तो आपको कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी आप चाहो तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज़ कर सकते हो, जो प्रोटोनेशन में हेल्प करेगा और रिएक्शंस को स्पीड अप करेगा और एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मगर जब हम HI का यूज़ करते हैं तो बच्चों HI डायरेक्टली नहीं मिलाते हैं। क्यों नहीं मिलाते हैं? क्योंकि HI जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए डायरेक्टली HI यूज़ नहीं करते हैं। HI अगर आपको यूज़ ही करना है तो दो चीज़ों को मिलाना पड़ेगा, NaI या KI में से कोई एक ले लो और उसको किसके साथ मिलाओ? H3PO4 के साथ। इन दोनों की रिएक्शन से HI बनेगा और इस HI के साथ एल्कोहल की जब रिएक्शन होगी तो OH हट के क्या आ जाएगा? आयोडीन। तो बच्चों आपको याद रखना चाहिए कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए आप HCl, HBr और HI तीनों का यूज़ कर सकते हो। HCl का यूज़ करोगे तो एनहाइड्रस ZnCl2 कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप HBr का यूज़ करते हो तो स्ट्रेट HBr की रिएक्शन कराओ, रिएक्शन अपने आप होगी और इसमें वैसे तो कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, मगर फिर भी आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो। हाइड्रोजन आयोडाइड HI का अगर हम यूज़ करते हैं तो HI का यूज़ नहीं किया जाता है डायरेक्टली, क्योंकि HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो एल्कोहल को रिड्यूस कर देता है। इसकी वजह से हम इन सीटू रिएक्शंस के दौरान हम लोग HI बनाते हैं और HI बनाने के लिए हम दो चीज़ों को मिलाते हैं, NaI या KI में से कोई एक ले लो और उसकी रिएक्शन किस किस से कराओ? H3PO4 से कराओ। H2SO4 से नहीं करानी होगी, H3PO4 से करानी होगी, तो इन दोनों की रिएक्शन से HI बनेगा और फिर वो एल्कोहल जो है वो एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हैलोजन एसिड के साथ अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड हम बना सकते हैं। एल्किल फ्लोराइड इस मेथड से नहीं बन सकता है। ठीक है, ये मेथड हो गया। आपको पता होना चाहिए कि जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोकैटायन बनता है एल्कोहल में, तो सबसे ज़्यादा फास्टर रिएक्शन कौन देगा? 3 डिग्री एल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल और उससे कम कौन देगा? प्राइमरी एल्कोहल। तो जो एल्कोहल है उसका जो रिएक्टिविटी है टूवर्ड्स हैलोजन एसिड के प्रति, जो उसकी रिएक्टिविटी है उसका जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है, ये थोड़ा कम स्टेबल और सबसे कम स्टेबल 1 डिग्री एल्कोहल कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन करता है। अब बच्चों एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि एल्कोहल को तो हम एल्किल हैलाइड में बदल सकते हैं, मगर हम चाहें कि फिनॉल में से OH हट जाए और हैलोजन ग्रुप आ जाए, मतलब फिनॉल को हेलो एरीन में कन्वर्ट कर दिया जाए। देखो अगर हम सोचें कि ROH की रिएक्शन कराओ किसके साथ? HCl के साथ की रिएक्शन कराओ किसके साथ? HBr के साथ की रिएक्शन कराओ किसके साथ? HI के साथ। तो कहीं ना कहीं रिएक्शन हो जाएगी, कहीं ना कहीं रिएक्शन हो जाएगी। कैटलिस्ट वगैरह लेना पड़ेगा बट रिएक्शन हो जाएगी। मगर यदि हम सोचें कि ये फिनॉल है, इस फिनॉल की रिएक्शन हम करा दें किससे? HX से। HX का मतलब HCl से, HBr से, HI से, तो रिएक्शन नहीं होती है। रिएक्शन नहीं होती, क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो फिनॉल है इसमें जो ऑक्सीजन है इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। कौन सा बॉन्ड आ जाता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और इस बॉन्ड को तोड़ना, ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए OH टूटता नहीं है, हैलोजन आता नहीं है। इसलिए फिनॉल नॉर्मल कंडीशंस में
HX के साथ या हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इंटरेस्टिंग बात है, याद कर लीजिएगा। लिखा है द गिवन मेथड जो आपने HX के साथ रिएक्शन कराया था ना, द गिवन मेथड आर नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड फ्रॉम फिनॉल बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल हैज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस and is difficult to break as it is stronger than a single bond। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आप चाहो तो एल्किल हैलाइड तो बना सकते हो, बट एरिल हैलाइड इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। देखो PCl3 के साथ रिएक्शन मैंने आपको बता दी है, एल्किल क्लोराइड बनता है। PCl5 के साथ रिएक्शन मैंने आपको बता दी है, एल्किल क्लोराइड बनता है। और इसमें इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है। ये रिएक्शंस आप पढ़ चुके हो, मैंने अभी डिस्कस करी है, दोबारा नहीं बता रहा हूँ। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ भी एल्किल क्लोराइड बनता है और ये बेस्ट मेथड है। इसमें रिटेंशन देखने के लिए मिलता है, SNI मैकेनिज्म फॉलो होती है और डार्जन रिएक्शन कहते हैं। बेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो गैसियस प्रोडक्ट होते हैं। ये निकलने की वजह से प्योर एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड यहाँ पर बनता है। यहाँ पर थायोनिल ब्रोमाइड अनस्टेबल होने की वजह से एल्किल ब्रोमाइड हम इस मेथड से नहीं बना सकते हैं और थायोनिल आयोडाइड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इस मेथड से केवल और केवल एल्किल क्लोराइड ही हम बना सकते हैं। देखो लिखा है दिस रिएक्शंस फॉलोज SNI मैकेनिज्म और बाकी तमाम सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैंने सारी बोल दी हैं, पढ़ लीजिएगा आप इसे। ठीक है, यहाँ देखो एक और मेथड है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपने बचपन से सीख रहे हो कि एल्केन्स की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम हेलोजन के साथ कराते हैं तो एक एक करके हाइड्रोजन्स हटते हैं और हेलोजन्स आते हैं। अगर क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे तो अगर क्लोरीन की एक्सेस ले लेंगे, ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन ले लेंगे तो एक एक करके सारे हाइड्रोजन्स हट जाएंगे और हमें हेलो एल्केन्स या कहें तो क्लोरो एल्केन्स, अगर ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमो एल्केन्स और आयोडीन लेंगे तो बहुत स्लो रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल होती है और इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करते हैं। तो ये रिएक्शंस आपने एल्केन्स में हमसे पढ़ी हुई है, तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इस मेथड से हम लोगों को एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है कि पहले क्लोरीन टूटता है, फ्री रेडिकल बनता है, इसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। फिर जो फ्री रेडिकल है वो नए फ्री रेडिकल्स को फॉर्मेशन करता है, कुछ प्रोडक्ट्स में बदलता जाता है, इसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन। और लास्ट में ये जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं वो आपस में कंबाइन करके ख़त्म हो जाते हैं, इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। तो आपको पता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वही मैकेनिज्म यहाँ लगी हुई है, आप पढ़ के देख लीजिएगा। ध्यान से समझना बच्चों, एल्केन्स का हेलोजिनेशन कर रहे हैं। एल्केन्स का हेलोजिनेशन का मतलब है एल्केन्स की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ करा रहे हैं, तो हमें हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। इस मेथड को बोलते हैं हेलोजिनेशंस ऑफ एल्केन और ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन होती है। इसमें ना तो हम फ्लोरिनेशन कराते हैं ना आयोडीनेशन कराते हैं। फ्लोरिनेशन क्यों नहीं कराते हैं कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, विस्फोट हो जाता है, एल्किल फ्लोराइड नहीं बनता है बल्कि एक्सप्लोजन हो जाता है। तो हम फ्लोरो एल्केन या एल्किल फ्लोराइड इस मेथड से नहीं बनाते हैं। एल्किल आयोडाइड क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि ये जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, रिवर्सिबल नेचर की होती है और हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करानी होती है और बहुत स्लो रिएक्शन होती है। इसलिए ना तो हम फ्लोरो एल्केन बनाते हैं ना हम आयोडो एल्केन बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत कम रिएक्टिव है। ज़्यादातर यूज़ या तो हम क्लोरो एल्केन बनाने के लिए या एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए या एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। चूँकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसलिए ज़्यादातर रिएक्टिविटी कौन शो करेगा? टर्सरी हाइड्रोजन, वही हटेगा पहले नंबर पर। फिर दूसरे नंबर पर सेकेंडरी हाइड्रोजन हटेगा, एट लास्ट प्राइमरी हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब अगर हमारे पास चॉइस है, प्राइमरी हाइड्रोजन भी है, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी है, टर्सरी हाइड्रोजन भी है, और हमसे कहा जाए कि बताओ इसका मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं या मोनोब्रोमिनेशन करा रहे हैं या कहें तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं, तो कौन सा हाइड्रोजन हटेगा? तो बच्चों याद रखना, पहले टर्सरी वाला हटेगा, फिर सेकेंडरी वाला हटेगा, फिर प्राइमरी वाला हटेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टर्सरी हाइड्रोजन हटने से टर्सरी फ्री रेडिकल बनेगा जो कि मोर स्टेबल होता है। सेकेंडरी
हाइड्रोजन हटने से सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा जो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है, और प्राइमरी हाइड्रोजन में H हटने से प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा जो बहुत कम स्टेबल होता है। तो इस तरह से आपको डिसाइड करने में मदद मिलेगी कि कौन सा H हटाना है और क्यों हटाना है। इस तरह से हम एल्केन्स के हेलोजिनेशन से भी एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब बच्चों यहाँ देखो एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मैनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय एन ब्यूटेन। देखो बच्चों, सबसे पहले 4 कार्बन की चेन बनाओ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। 4 कार्बन की चेन बनाई और इसका नाम रख दिया, इसको बोल दिया हमने एन ब्यूटेन। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एन ब्यूटेन का हमें क्या करना है, एन ब्यूटेन का हमें क्या करना है, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है। मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट का मतलब है एक H हटाना है, एक Cl लगाना है। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो आप कहोगे सर यहाँ वाला H हटा दो, कोई कहेगा यहाँ वाला हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये H और ये H प्राइमरी हाइड्रोजन है और चाहे इसको हटाओ चाहे इसको हटाओ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कहोगे कैसे एक ही बनेगा? तो नाम रख के देख लो। आप बताओ, अगर ये वाला प्रोडक्ट हमने बना दिया तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर 1 क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम क्या है? 1 क्लोरोब्यूटेन, यही तो बनेगा। अगर आप चाहो तो इस वाले को भी हटा सकते थे, Cl लगा देते तो उसका भी नाम क्या होता? 1 क्लोरोब्यूटेन। तो मतलब एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? कहोगे ये वाला H मत हटाओ, ये वाला H हटा दो। कहोगे ये वाला क्यों हटाया, ये वाला हटा दो। तो ये H और ये H सेम है, चाहे यहां से हटा दो चाहे यहां से हटा दो। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, CH2, CH, Cl एंड CH3। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। दो ही तो बनेंगे, यहां वाले का हटा के देख लो, इसको भी क्या बोलेंगे? 2 क्लोरोब्यूटेन। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2 2 लगा देते, मगर ये गलत हो जाता है, गलत आंसर। क्यों? ये देखो, ये कायरल कार्बन है, इसमें एक तरफ एथिल है, एक तरफ मैथिल है, एक तरफ क्लोरीन है और एक तरफ हाइड्रोजन है। ये कायरल कार्बन है और कायरल कार्बन जब होता है तो वो 2 रूप में पाया जाता है, एक D होगा एक L होगा, एक R होगा एक S होगा। मिरर इमेज फॉर्मेशन करेगा तो एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा इसका मिरर इमेज है। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3 प्रोडक्ट बनेंगे। ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सीखिएगा। इस तरह से 3 प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखो हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड की। अभी हाल हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से तो हम पढ़ ही चुके हैं। एल्कोहल से कैसे, आप एक एक तरफ से फटाफट रिएक्शन देखो। एल्कोहल के बाद हम हाइड्रोकार्बन से भी पढ़ चुके हैं और फ्रॉम हेलोजन्स से हम लोग पढ़ेंगे कैसे। देखो यहाँ पे एल्कोहल्स के साथ हम लोग जो रिएक्शन करते हैं उसमें एल्कोहल का हम OH हटाते हैं। देखो ये OH को हटा रहे हैं और हेलोजन को जोड़ रहे हैं, तब जाकर के हमें हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो एल्कोहल से बनाने का ये मेथड है। अब OH हटा के X कैसे जोड़ते हैं? तो रिएक्शंस आपको पता है, PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से, HCl से, HBr से, HI से। इन सब मेथड को आपने सीखा हुआ है, वही सारे मेथड यहाँ लगाएंगे। देखो एल्कोहल की रिएक्शन कैसे कराएंगे? PX3 का मतलब PCl3, PBr3, PI3। या फिर किससे कराएंगे? PCl5 से। या फिर किससे कराएंगे? रेड फास्फोरस और X2 से। तो आपको क्या मिल जाएगा? एल्किल हैलाइड मिलेगा। इनकी रिएक्शंस मैं आपको करके दिखा चुका हूं। इसके बाद एल्कोहल से आप SOCl2 की भी रिएक्शन करा सकते हो, इससे भी एल्किल क्लोराइड बन सकता है। इवन ये तो बहुत अच्छी रिएक्शन है। एक तो SNI है, दूसरा इसमें गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है जो आसानी से रिमूव हो जाएंगे और प्योर एल्किल हैलाइड मिलेगा, एल्किल क्लोराइड मिलेगा और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगा। डार्जन रिएक्शन कहते हैं और ये बेस्ट मेथड होता है एल्किल क्लोराइड को बनाने का, ये भी आप पढ़ चुके हो। इसके बाद है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन से हम एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन में तो सैचुरेट भी होते हैं, अनसैचुरेट भी होते हैं। सैचुरेट में एल्केन है और अनसैचुरेट में एल्कीन है। तो एल्केन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं? तो कहोगे हेलोजिनेशन से। सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजन की रिएक्शन अगर हम एल्केन से करा दें तो इसको क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन से
क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन की कराएंगे तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन की कराएंगे तो आयोडीनेशन। फ्लोरीन के साथ होती नहीं है क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सप्लोजन हो जाता है, और आयोडीनेशन बहुत स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है, इसलिए फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन का तो हमें मतलब नहीं है, हमारे लिए काम की रिएक्शन है क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, ये आप पढ़ चुके हो। हाँ, एल्कीन से हम हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं वो इंटरेस्टिंग है, वो हम सीखते हैं। तो फ्रॉम एल्केन से हम कौन सी रिएक्शन लगाते हैं, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, ये आप पढ़ चुके हो, मैं दोबारा इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ल्यूकास टेस्ट, आपको बताया था अभी सी आंसर है, क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बोकैटायन बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है, इसलिए ये ल्यूकास टेस्ट नहीं देगा। ल्यूकास टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि कार्बोकैटायन बनना चाहिए और वो भी स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए, यहाँ कार्बोकैटायन अनस्टेबल बनेगा, इसलिए ये ल्यूकास टेस्ट नहीं देगा। अब देखो बच्चों, एल्कीन से हम कैसे एल्केल हैलाइड बनाते हैं। देखो लिखा है एल्केल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कीन इन 2 वेज। क्या हो सकता है, या तो एक हैलोजन, देखो थोड़ा देर के लिए सोचो, ये हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, अगर हम इस पर रिएक्शन करा दें HCl की, कैसे जुड़ेगा, CH3 CHCl एंड CH3, यही बनेगा। आप बताओ, एक हैलोजन है, एक हैलोजन जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन्स। तो एल्कीन से हम क्या बना सकते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स। और ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास एल्कीन तो है और इस एल्कीन पर हमने रिएक्शन करा दी किसकी, Br2 की, और Br2 की रिएक्शन कराई तो हमने क्या देखा कि एक Br जुड़ गया यहाँ और एक Br जुड़ गया यहाँ, तो देखो दो दो Br भी जुड़ सकते हैं, जब दो दो Br जुड़ेंगे तो आप बताओ ये क्या बन गया, ये डाई हेलो डेरिवेटिव बन गया। दैट मीन्स हम एल्कीन से दो तरीके से एल्केल हैलाइड बना सकते हैं, हम चाहें तो मोनो हेलो एल्केन्स बना सकते हैं, हम चाहें तो डाई हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। मोनो हेलो एल्केन अगर हमें बनानी होगी तो हम रिएक्शन कराएंगे एच एक्स की रिएक्शन, मतलब HCl की या फिर HBr की या फिर HI की, इनकी रिएक्शन कराएंगे तो मोनो हेलो एल्केन मिलेगी। और अगर हम X2 की रिएक्शन कराएंगे, X2 में जनरली रिएक्शन हम Cl2 और Br2 की कराते हैं, या तो आप Cl2 की करा लो या Br2 की करा लो, F2 की रिएक्शन नहीं कराते हैं, वही बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी की वजह से, और I2 की रिएक्शन इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि ये एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है और जो प्रोडक्ट बनता है वो दोबारा से एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पर हम फ्लोरीन और आयोडीन दोनों की रिएक्शन स्टडी नहीं करेंगे, यहाँ पर हम या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे तो हमें डाई हेलो एल्केन मिलेगा, और अगर HX की रिएक्शन कराएंगे तो मोनो हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन होती हुई दिखेगी। अब मोनो हेलो एल्केन्स कैसे बनता है, जनरली आपको पता है मार्कोनिकॉफ्स रूल लगता है। मार्कोनिकॉफ्स रूल के बारे में बहुत डिटेल में मैंने एल्कीन वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, तो आप एल्कीन से आप रिलेट कर लीजिएगा मार्कोनिकॉफ रूल कैसे लगता है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जो होगा, जो बनेगा, उसी पर नेगेटिव पार्ट आकर के जुड़ेगा और वही कहलाता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। या फिर पुराने तरीके से बोलें तो डबल बॉन्ड में से उस वाले कार्बन जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहाँ पर हमारा नेगेटिव पार्ट आकर के जुड़ता है। या तो आप ऐसे बोल सकते हो, मार्कोनिकॉफ के प्रोडक्ट के अनुसार हमारा जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन होगा। और अगर हम हैलोजन की रिएक्शन कराते हैं तो हैलोजन की रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि ये हमारी जो रिएक्शन है वो एंटी टाइप रिएक्शन होती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और आपको पता है कि अगर सिमेट्रिकल एल्कीन सिस टाइप की हैं तो रेसमिक मॉडिफिकेशन या रेसमिक मिक्सचर मिलता है, और अगर हमारे सिमेट्रिकल एल्कीन ट्रांस टाइप की है तो मीज़ो कंपाउंड्स मिलता है, और अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है फिर चाहे वो सिस हो या फिर वो ट्रांस हो तो हमें हमेशा रेसमिक मिक्सचर की प्राप्ति होगी। और ये दोनों ही रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। ये जो बात मैंने अभी 1 मिनट में बोली है, इस बात पर कम से कम 50 क्वेश्चंस बनते हैं। मैं एक एक तरफ से चीज़ों को रिकॉल कराने की जल्दी कोशिश करता हूँ। बच्चों, मैं चाह करके सारी मैकेनिज्म लिख सकता हूँ, मैं स्लाइड से केवल और केवल इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे कम समय में मैं ज़्यादा चीज़ें आपको डिलीवर कर पाऊँ।
हमारे पास लेक्चर्स बड़े सीमित हैं, वरना इत्मीनान से अगर पढ़ना हो तो इसमें समय लगता है। मैं बहुत इत्मीनान से तरीके से कई सारे क्वेश्चंस के एग्जांपल्स लेकर के बहुत डिटेल में इन टॉपिक्स को पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, बट अभी हमारे पास लिमिटेशंस हैं कि हमें सीमित समय में इस चीज़ को पूरा करना है। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी बच्चे जो भी चीज़ मुझसे पढ़ेंगे उसको लिख करके ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना लिखे आपको ये आएगा नहीं। देखो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर चीज़ बताता हूँ, फटाफट देखना आप। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आप सभी को पता है इसका नाम है प्रोपीन। हमने आपसे पूछा कि इस पर रिएक्शन कराओ किसकी, HCl की, क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, और जो भी बनेगा उसका मैकेनिज्म लिख करके बताओ। तो आप कहोगे ठीक है लिखते हैं, कैसे। सबसे पहले CH3 में जो एल्कीन है, मतलब जो डबल बॉन्ड है, मीन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल, देखो पार्शियल नेगेटिव रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और इस डिफरेंस की वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी ये, और ऐसा होने से कार्बोकैटायन बनेगा ये वाला, ये मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये है मोर स्टेबल, ये बनेगा मोर स्टेबल, ये बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन बने, ये भी बन सकता है। दो पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटी दो हैं, या तो ये वाला कार्बोकैटायन बने, इसको बोलते हैं 2 डिग्री, और नीचे वाले को बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये होता है लेस स्टेबल, ये कम मात्रा में बनता है, ये ज़्यादा मात्रा में बनता है। और जब ये बन जाएगा तब ये कहलाएगा स्टेप नंबर 1, ये कहलाता है स्टेप नंबर 1। और जब ये बन जाएगा तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा, उस ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन से हमारा न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ेगा, और वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है, Cl- है। Cl- आकर के अटैक करेगा, और फाइनली हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, और ये प्रोडक्ट है 2-क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन, ये मिल जाएगा, 2-क्लोरोप्रोपेन हम लोगों को मिल जाएगा। और आप खुद से देखो कि ये जो नेगेटिव पार्ट है ये कहाँ गया, उस वाले कार्बन से जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम थी, और इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। और मार्कोनिकॉफ्स रूल के अनुसार हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, और मार्कोनिकॉफ्स रूल में मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अगर होगा वही बनेगा, और उससे जाकर के नेगेटिव पार्ट आकर के जुड़ेगा। यही सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं, एक एक करके देख लो। देखो जो एल्कीन है उस पर हाइड्रोजन हैलाइड का अगर हम एडिशन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्केल हैलाइड। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो है वो किस रूल को देती हैं, मार्कोनिकॉफ्स रूल बनाती हैं। और ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन होती है। ये मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, और बताने के बाद आप देखो कि ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, H और Br को कहीं भी जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोमो इथेन मिलेगा। बट ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ डबल बॉन्ड के इधर पे 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। HBr का अगर हम एडिशन कराएंगे तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 1 ब्रोमो और 2 ब्रोमो। इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 2 ब्रोमो, क्योंकि इसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस बन रहा है। ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ये कम मात्रा में बनेगा। अब उसी की मैकेनिज्म को यहाँ बताया हुआ है, देख लेना आप, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आती है। ये प्रोपीन है, HBr का हम एडिशन करा रहे हैं, 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन कम मात्रा में बनेगा। क्यों बनेगा, मैंने रीज़न आपको बता दिया, मार्कोनिकॉफ्स रूल यहाँ पर लग रहा है। अब अगर हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन की, यहाँ चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। यहाँ जो चीज़ है उसको आप पहले समझ लो, थोड़ी सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
हमारे पास है एल्कीन, ठीक है। अब एल्कीन में हमारे पास दो तरह की एल्कीन हो सकती है, एक हो सकती है सिमेट्रिकल और दूसरी हो सकती है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्कीन में दो हो सकती हैं, एक हो सकती है सिस एल्कीन और एक हो सकती है ट्रांस एल्कीन। अनसिमेट्रिकल भी दो तरह की हो सकती हैं, सिस और ट्रांस, ठीक है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको याद रखनी है कि X2 को हम लोग बोलते हैं हैलोजन का जो अटैक होता है, हैलोजन का जो अटैक होता है वो कैसा होता है, एंटी। कैसा अटैक होता है, एंटी। कहोगे ये एंटी अटैक का मतलब क्या है, तो हम आपको बता दें, ये हमारे पास जैसे एल्कीन है, अगर हमने कहा इस पर हैलोजन की रिएक्शन कराओ, तो बच्चों याद रखना एक हैलोजन जुड़ेगा नीचे की तरफ, एक हैलोजन जुड़ेगा ऊपर की तरफ। मतलब जो हैलोजन है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे और ऐसे अटैक को हम बोलते हैं एंटी अटैक। अगर दोनों ग्रुप सेम साइड होते तो इसको बोलते हैं सिन अटैक। ध्यान से समझना, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एल्कीन है और इस एल्कीन पर कोई दूसरा रिएजेंट है, फॉर एग्जाम्पल AB है, और अटैक इस तरह से हो रहा है CH2A CH2B, तो आप कहोगे ये तो दोनों ग्रुप सेम साइड अटैक हो गया, तो इसको बोलते हैं सिन अटैक। क्या बोलते हैं, सिन अटैक। तो बच्चों दो तरह के अटैक होते हैं, सिन अटैक होता है और एंटी अटैक होता है। तो बच्चों आपको बता दें कि अगर हमारे पास एल्कीन सिमेट्रिकल है, अगर हमारे पास जो एल्कीन है वो कैसी है, सिमेट्रिकल एल्कीन है और कैसी है, सिस टाइप की है, तो इस पर जो एंटी अटैक होगा, ठीक है, वो हमको देगा रेसमिक मिक्सचर। क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। और अगर हमारे पास कैसी एल्कीन है, ट्रांस है, एल्कीन है, सिमेट्रिकल है और ट्रांस एल्कीन है, तो उस पर अगर हम एंटी अटैक कराएंगे, क्या कराएंगे, एंटी अटैक कराएंगे, तो हमको मिलेगा मेसो कंपाउंड। क्या मिलेगा, मेसो कंपाउंड मिलेगा। और अगर हमारे पास जो एल्कीन है, अगर हमारे पास जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है, फिर चाहे वो सिस हो चाहे वो ट्रांस हो, अगर उस पर अटैक हो रहा है एंटी या सिन, वहां पर दोनों केस में हम लोगों को क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। ये हम लोगों को याद रखना चाहिए, ये पूरी समरी है बच्चों। मैंने फिर बताया कि बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, हम कहें तो सैकड़ों क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं और गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। तो ये समरी है, इसको आप याद रखना। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो वो एल्कीन कहलाएगा। डबल बॉन्ड के दो हिस्से करो, इस तरफ और इस तरफ देखो, अगर दोनों तरफ सेम है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल, दोनों तरफ सेम नहीं है तो अनसिमेट्रिकल। अब अगर सिमेट्रिकल है तो सिस हो सकता है, ट्रांस हो सकता है, सिस ट्रांस के बारे में आपको पता है। अनसिमेट्रिकल होंगे तो भी सिस ट्रांस होगा या फिर EZ होगा। तो सिमेट्रिकल पर अगर एंटी अटैक कराएंगे तो रेसमिक मिलेगा, सिमेट्रिकल में ट्रांस पर अगर एंटी अटैक कराएंगे तो मेसो मिलेगा। मगर जब हम अनसिमेट्रिकल पर अटैक कराएंगे तो फिर एंटी अटैक कराने से सिस हो या ट्रांस हो, हम लोगों को रेसमिक मॉडिफिकेशन या रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ये पूरी समरी है। अब इस समरी को आप स्लाइड से देखो तो चीज़ें आपको खटाखट समझ में आएंगी। सबसे पहले जो हैलोजन है वो Br2 Cl2 एंड I2 एड अप एल्केन
टू फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब आप समझ गए होंगे, अगल बगल के दोनों कार्बन पर अगर हैलोजन मौजूद होता है तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। देखो मोनो एल्किल हैलाइड कब बन रहे थे? जब हमने HX का एडिशन कराया था। डाइहैलाइड्स कब बनेंगे, इवन विसिनल डाइहैलाइड कब बनेंगे? जब हम X2 या कहें तो हैलोजन का अटैक कराते हैं। जो हैलोजन का अटैक होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है जिसमें साइक्लिक हेलोनियम आयन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। ध्यान से समझना, साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। मैंने एल्कीन में इसकी मैकेनिज्म लिख करके सिखाई है, यहाँ स्लाइड में आप देख लेना। देखो यहाँ स्लाइड में आप देख लेना, आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ये देखो हमारे पास एल्कीन है, इस पर ब्रोमीन का अटैक हो रहा है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है जिसको हम ब्रोमोनियम आयन कहते हैं। इस ब्रोमोनियम आयन में Br माइनस जहाँ रिंग बनी है उसके अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। तो देखो एक Br ऊपर से अटैक कर रहा है, एक नीचे से, तो ये एंटी अटैक कहलाएगा और हमें एंटी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता दिखेगा। डबल बॉन्ड हट गया, सिंगल बॉन्ड हो गया और दो हैलोजन आकर के जुड़ गए, तो ये एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है और उसको बोलेंगे हेलोनियम आयन। तो हेलोनियम आयन के थ्रू ये रिएक्शंस होती है, ये इसकी मैकेनिज्म है। अब बच्चों इस मैकेनिज्म में दो तरह के अटैक होते हैं, एक होता है सिन, एक होता है एंटी। सिन अटैक हेलोजन का नहीं होता है बट किसी और ग्रुप का हो जाता है। जैसे एक्स वाई कोई दूसरा ग्रुप है, अगर एक्स और वाई सेम डायरेक्शन में जुड़ गया तो सिन एडिशन, एक्स ऊपर और वाई नीचे तो इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। तो सिन और एंटी का मतलब आपको पता है। अब उस सिन और एंटी से फ़ायदा लॉस क्या है उसके लिए देखो, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, अब सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब है इस एल्कीन के हिस्से करो, यहाँ देखो मैथिल ग्रुप लगा है, यहाँ देखो मैथिल ग्रुप लगा है, दोनों सेम ग्रुप हैं, डबल बॉन्ड के इस तरफ और डबल बॉन्ड के इस तरफ सेम ग्रुप हैं, दिशा अलग है, एक ऊपर एक नीचे है, तो ये ट्रांस है मगर है ये सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन पर एंटी अटैक कराएंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन पर ट्रांस पर एंटी अटैक कराएंगे तो हमें मेसो कंपाउंड मिलेगा। मेसो कंपाउंड का मतलब ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें कायरल कार्बन तो होंगे दो मगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन और मेसो कंपाउंड का फॉर्मेशन हमें प्राप्त होगा। ट्रांस एल्कीन पर एंटी अटैक, ट्रांस एल्कीन पर सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन पर ब्रोमीन के एंटी अटैक से हमें क्या मिलेगा? मेसो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। और अगर हमारे पास सिस एल्कीन है, सिमेट्रिकल ही है, ये देखो सिमेट्रिकल है, दो हिस्से करके देखो, इधर और इधर का सेम है मगर यहाँ पर ग्रुप ऊपर है, यही भी ग्रुप ऊपर है, सेम साइड ग्रुप है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिस टाइप की है, अगर एंटी एडिशन होगा तो हमें देखो रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती हुई दिखेगी और रेसिमिक मिक्सचर हमको मिलेगा। इसके लिए आप याद कर सकते हो CAR। CAR का मतलब है सिस, C फॉर सिस, A फॉर एंटी अटैक, R फॉर रेसिमिक। जब भी सिस एल्कीन, सिमेट्रिकल सिस एल्कीन पर एंटी अटैक होगा रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। और एक होता है ट्राम, ट्रांस पर अगर एंटी अटैक होगा तो हमको मेसो कंपाउंड मिलेगा। ये दोनों सिमेट्रिकल होना चाहिए, ध्यान रखना बच्चों। सिमेट्रिकल एल्कीन सिस टाइप की है, एंटी अटैक से रेसिमिक मिलेगा। सिमेट्रिकल एल्कीन ट्रांस टाइप की है, एंटी अटैक से मेसो कंपाउंड मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। हैलोजन का अटैक एंटी टाइप का है, हमने डिस्कस कर लिया। जब हम सिन अटैक कराते हैं तो रिवर्स हो जाता है, सिस पर सिन अटैक से मेसो मिलेगा और ट्रांस पर सिन अटैक से रेसिमिक मिलेगा। सिन अटैक के बारे में हम एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल कार और ट्राम ये जो ट्रिक है ये एल्कीन पर एप्लीकेबल है हैलोजन के अटैक के लिए, ठीक है। अब देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यहाँ देखो इस एल्कीन के दो हिस्से करो, ये मैथिल है ये एथिल है, ये तो सेम नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन सिस की हो या ट्रांस हो, एंटी अटैक होगा तो हमेशा रेसिमिक मिलेगा, रेसिमिक मिलेगा। इसमें मेसो वेसो नहीं मिलता है, इसमें क्या मिलेगा? रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। तो लिखा है एडिशन ऑफ हैलोजन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन जनरेट्स ओनली अ रेसिमिक मिक्सचर। हमें केवल और केवल क्या मिलता है? रेसिमिक मिक्सचर्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखो बच्चों हमने इन मेथड से एल्किल क्लोराइड बनाना सीख लिया, एल्किल ब्रोमाइड बनाना सीख लिया, एल्किल आयोडाइड बनाना सीख लिया, मगर हम दो हेलो एल्केन्स नहीं बना पा रहे हैं। एक तो एल्किल फ्लोराइड
हम इस मेथड से बना ही नहीं पा रहे हैं, और दूसरा एल्किल आयोडाइड बना तो रहे हैं मगर कम मात्रा में बन रहा है। ठीक है, तो एल्किल आयोडाइड को बनाने का एक नया मेथड है जिसको हम बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। याद रखना, फिंकलस्टाइन रिएक्शन जो है वो एल्किल आयोडाइड को बनाने का मेथड होता है, और एक होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये एल्किल फ्लोराइड को बनाने का मेथड होता है। ये इनडायरेक्ट मेथड होता है, मीन्स हेलो एल्किन हमारे पास है, ऑलरेडी है, एल्किल क्लोराइड है, एल्किल ब्रोमाइड है, और एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम ड्राई ईथर में NaI के साथ कराएंगे तो हमको एल्किल आयोडाइड और NaX मिलेगा, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। बहुत अच्छी रिएक्शन है, ध्यान से समझना। देखो ये हमारे पास है एल्किल क्लोराइड या फिर हमारे पास है एल्किल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, NaI से। ध्यान रखना है, ये जो NaI है वो हमें डिसॉल्व करना है एसीटोन में। किस में डिसॉल्व करना है, एसीटोन में। तो जब हम NaI को एसीटोन में डिसॉल्व कर लेते हैं, एसीटोन में डिसॉल्व कर लेते हैं, तो ये Cl हट जाता है और उसकी जगह पे क्या आ जाता है, I। Cl हट जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, I। इस तरह से हमको एल्किल आयोडाइड की प्राप्ति हो जाती है। तो आप बताओ ये क्या था, ये हेलो एल्केन था, और ये भी क्या है, हेलो एल्केन, मगर ये हेलो एल्केन कौन सा है, क्लोराइड या ब्रोमाइड, और बन क्या गया, एल्किल आयोडाइड। तो एल्किल आयोडाइड अगर हमें बनाना हो तो हमें पहले एल्किल क्लोराइड एल्किल ब्रोमाइड लेना होगा, और उसकी रिएक्शन किससे करानी होगी, सोडियम आयोडाइड से, और सोडियम आयोडाइड को हमें डिसॉल्व करना होगा एसीटोन में। कहोगे ये क्या इसमें स्पेशल है, बच्चों बहुत स्पेशल है, यही खास चीज़ है। देखो NaI होता है कोवेलेंट, और कोवेलेंट होने की वजह से ये एसीटोन में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो NaI एसीटोन में डिसॉल्व हो गया, घुल गया। अब उस डिसॉल्व NaI की रिएक्शन हमने कराई एल्किल क्लोराइड से, रिएक्शन हो गई और क्या बन गया, एल्किल आयोडाइड और NaCl। जो NaCl था जो बना वो क्या है, वो आयोनिक है, कोवेलेंट नहीं है, आयोनिक है। आयोनिक होने की वजह से वो प्रेसिपिटेट में नीचे बैठ गया, तो उसको छान के अलग कर दो। जो हमारे पास सॉल्यूशन मिला वो सॉल्यूशन पहले किसका था, एल्किल क्लोराइड का, अब किसका हो गया, एल्किल आयोडाइड का। तो इस तरह से एल्किल क्लोराइड एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बहुत अच्छा मेथड है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। एक चीज़ और याद रखना कि ये जो फिंकलस्टाइन रिएक्शन है ये SN2 मैकेनिज्म के अंतर्गत आती है, SN2 रिएक्शन इसमें देखने के लिए मिलती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, ये एल्किल फ्लोराइड को बनाने का मेथड है। देखो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड इसमें भी लेते हैं, मगर इस एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड को गर्म करते हैं या तो सिल्वर फ्लोराइड से, या एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड से, या कोबाल्ट डाई फ्लोराइड से, या मर्क्यूरस फ्लोराइड से। इनमें से किसी के साथ भी अगर आप एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड को गर्म कर दो तो देखो ये एल्किल ब्रोमाइड है, इसको आपने AgF के साथ गर्म किया तो ये Br हट गया, F आ गया, एल्किल फ्लोराइड बन गया, और साथ में AgBr बन गया। तो मेटल फ्लोराइड, इसको बोलते हैं मेटल फ्लोराइड। मेटल फ्लोराइड के साथ, मेटल फ्लोराइड के साथ एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को जब हम गर्म करते हैं तो हम लोगों को एल्किल फ्लोराइड मिलता है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन एल्किल फ्लोराइड को बनाने का मेथड है, और फिंकलस्टाइन रिएक्शन जो है वो एल्किल आयोडाइड को बनाने का मेथड है। ये मेथड आपको बनाने समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो एल्किल हैलाइड हम लोगों ने बना लिए, अब हम लोग बात करते हैं एलिल हैलाइड कैसे बनता है। एलिल हैलाइड बनाने के लिए हम लोगों को एक कंपाउंड चाहिए जिसका नाम है NBS, इसको बोलते हैं N ब्रोमोसक्सीनामाइड। इसका नाम है N ब्रोमोसक्सीनामाइड, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं NBS का स्ट्रक्चर, ये इसका नाम है N ब्रोमोसक्सीनामाइड। जब भी हम N ब्रोमोसक्सीनामाइड की रिएक्शन कराते हैं एल्कीन से तो उसकी जो एलिल पोजीशन है, ये देखो डबल बॉन्ड से जस्ट लगा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जस्ट लगा हुआ कार्बन, ये कहलाता है एलिल कार्बन। डबल बॉन्ड से जस्ट लगा हुआ कार्बन, ये भी एलिल है और ये भी एलिल है, दोनों एलिल हैं। ये भी एलिल है और ये भी एलिल है, दोनों एलिल हैं। तो डबल बॉन्ड से लगा हुआ जस्ट कार्बन हमारा एलिल कार्बन कहलाता है। और अगर एलिल कार्बन हमारी एल्कीन में मौजूद है और उसकी रिएक्शन हम NBS से करा रहे हैं, N ब्रोमोसक्सीनामाइड से करा रहे हैं, कभी कभी NBS की जगह NCS दिया रहता है, NCS मतलब N क्लोरोसक्सीनामाइड, इसी तरह का रिएक्शन करता है। बस Br की जगह अगर Cl लगा देंगे तो उसको बोलेंगे N क्लोरोसक्सीनामाइड, अगर ब्रोमीन लगा देंगे तो बोलेंगे N ब्रोमोसक्सीनामाइड।
तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड या एन क्लोरोसक्सिनामाइड की रिएक्शन अगर हम करा दें सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर गर्म कर दें एल्कीन के साथ, तो उसकी जो एल पोजीशन है वहाँ पर एच हट जाएगा, हेलोजन आ जाएगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलेगा और हम लोगों को एलाइलिक हैलाइड्स प्राप्त हो जाएंगे। ये आपका मेथड होता है एल हैलाइड बनाने का। देखो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, NBS के साथ हमने गर्म किया है या सनलाइट की प्रेजेंस में इसको ट्रीट कराया है। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह पर हेलोजन आ जाएगा। तो ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ इस तरह की रिएक्शन होने से एलाइलिक हैलाइड्स हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखो डबल बॉन्ड से जस्ट लगा हुआ कार्बन ये एलाइलिक कार्बन है, इसकी रिएक्शन हमने NBS से कराई, यहाँ का H हट जाएगा और उसकी जगह पर हेलोजन आ जाएगा और इसको हम कहते हैं कि ये एलाइलिक हैलाइड हम लोगों को मिल गया। याद रखना है ये जो रिएक्शन होती है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें हमें एलाइलिक हैलाइड्स प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि हेलो एरीन कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड। अब हम एरिल हैलाइड कैसे बनाते हैं। एरिल हैलाइड बनाने के हमारे पास दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट हैलोजिनेशन है और दूसरा है डाईएजोनियम सॉल्ट से, जिसमें हम सेंडमायर रिएक्शंस को पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम एरिल हैलाइड को बनाने के मेथड्स को भी सीखेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे एरिल एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मैं कोशिश करूंगा जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में खींच सकते हैं उतनी क्लास में खींचेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो जाए और आपके क्वेश्चंस पेपर में गलत ना हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, लिखिए, कोई डाउट्स रहता है तो पूछिए। मैंने आज की क्लास में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। फिलहाल के लिए थैंक यू। अगली क्लास में हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।